हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। पहले दो लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में स्टडी किया। चार्जेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स, चार्जेस के टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। लेक्चर नंबर 3 के अंदर कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे और परमिटिविटी की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स ने क्या बताया कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेज है। एक चार्ज हमने Q1 मान लिया और एक चार्ज हमने Q2 मान लिया। दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो कूलम्ब्स ने ये बताया इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है इनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं एक चार्ज को डबल कर दूं तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं दोनों चार्ज को डबल कर देता हूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 टाइम्स हो जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, या फिर बोल सकते हैं जो लॉज होते हैं वो हमें मानने ही पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीजें निकाली जाती हैं। दूसरा ये बताया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो इंक्रीज। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिवर्स होगा, इनवर्स। और कैसे होगा, स्क्वायर के रूप में। मान लो मैं कहूं इफ डिस्टेंस इज डबल, तो हमने डिस्टेंस को बढ़ाया है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो जाएगा, डबल किया तो उसका स्क्वायर करो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स डिक्रीज होगा, और कैसे होगा, स्क्वायर के रूप में डिक्रीज होगा। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये हमारा कहलाता है कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पे जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट यहां से निकलेगी, इधर जाएगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां तक आया समझ में कि कूलम्ब्स ने बताया जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो हम बात करते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। उससे पहले हम कूलम्ब्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कूलम्ब्स ने ये बताया, मान लो कि ये दोनों चार्ज, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, या फिर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। हमने बताया था चार्ज की प्रॉपर्टी में अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागे। पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपल्सन करेगा, ये इधर भागेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इधर। नेगेटिव नेगेटिव है तो भी आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी जब सेम नेचर के चार्ज है, या तो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, एक चार्ज इधर दौड़ेगा और एक चार्ज इधर दौड़ेगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन होगा, ऐसे। तो देखो यहां से समझ में आया, अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऐसे लगता है, सेम चार्ज है तो फोर्स ऐसे। तो क्या ये जो फोर्स लग रहा वो क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्ब फोर्स है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है।
दूसरी बात ये बताइए, जब ये फोर्स लगेगा ना, जैसे ये चार्ज है, तो ये फोर्स हमेशा या तो ऐसे लगेगा, सेम नेचर के, जो देखो ऐसे लग रहा, यानी कि ये जो फोर्स लगेगा इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेज। ये फोर्स देखो, ये इधर लग रहा है और ये इधर, इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। ये देखो, ये इधर लग रहा है और ये इधर, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। अगली प्रॉपर्टी, कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स बताते हैं कि वो फोर्स जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, न कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। इसके बाद फोर्स बिटवीन टू चार्जेज not affected by the presence of other charge या फिर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में लग है ना, इसके कंपैरिजन में अगर साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। जैसे पॉइंट मास का कंसेप्ट हमने पढ़ा है +1 में, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी साइज के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट मास। वैसे ही पॉइंट चार्ज क्या होगा? अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लार्ज हो तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट चार्ज कहलाएगा। और ये फॉर्मूला ओनली पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। पॉइंट चार्ज मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज होनी चाहिए एज कंपेयर टू देयर साइज।